Welcome to the episode of Rehabilitize Roundtable, the podcast that brings you the latest insights in healthcare. I'm Alke Devan, the founder of Rehabilitize, your go-to agency for social media success and medical marketing. Guess what? Who is joining us today? He is an expert in physiotherapy and managing director of Spindle Care Physiotherapy Center. This person is awarded as the best clinician by prestigious AIMS Delhi, and he is also teaching graduates and postgraduates from last 10 years. And this is not the last, guys. He is also an elected member of Delhi Council of Physiotherapy and Occupational Therapy and Secretary of North Delhi IAP. जितना बोलूं उनके बारे में इस पॉडकास्ट में आ नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, लेट्स मीट हिम. मीट डॉक्टर भरत. हेलो सर, कैसे सर? फाइन. पहले तो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बता दीजिए. मैं डॉक्टर भरत गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर स्पिंडल केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक. सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा लक्ष्य को, जिसने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट पे. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू. हमारा ही प्लेजर है कि हमारे साथ आप रिहैबिटाइज के पॉडकास्ट में आए. मुझे मेरी टीम ने बताया है कि आप जो है आकाशवाणी एफएम रेडियो से काफी जुड़े रहते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी, वहाँ पे मुझे एज एन एक्सपर्ट बुलाया जाता है, जिसके अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट मोड से, जैसे एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू. तो हमको ऑल ओवर इंडिया किसी एक टॉपिक पे उन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं. तो पूरी, ताकि हम पूरी इंडिया को अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए रिगार्डिंग द फिजियोथेरेपी प्रोफेशन. ओके, सो दैट्स ग्रेट सर. सो आई थिंक काफी डिफिकल्ट रहेगा कि लाइव क्वेश्चन आते होंगे और उसका आंसर उसे टाइम देना पड़ता है. आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको तो काफी इसमें एक्सपीरियंस होगा. दैट्स ग्रेट सर. तो सर बेसिकली सर हमने ऑनलाइन डाला था, तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जूनियर्स हैं, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे जो अभी स्कूल में ही है अभी, तो जिन बच्चों को फिजियोथेरेपी में जाना है या फिर आपके पेशेंट्स हो गए, उन तरफ से हमारे पास ये क्वेश्चंस आए हैं जी. उनकी क्वेरीज हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनकी क्वेरीज को क्लियर कर पाएंगे, जो पेशेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प मिल सके और जिंदगी में आगे बढ़ सकें आपकी की तरह. जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा. ओके सर. तो सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी चीजें फिजियोथेरेपी में से कहाँ से करी हैं, और बेसिकली क्योंकि हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इनसे हेल्प मिल जाएगी कि उनको जो 12th में जिसने पास करी है BB12, उसे जाना है फिजियोथेरेपी परस्यू करनी है, तो उसे कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, या फिर जो भी कॉलेज में है फिजियोथेरेपी पे, और उसे कौन से मास्टर्स कहाँ से करनी चाहिए. तो इस बारे में सबको बहुत इश्यूज रहते हैं, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहें? जी, मैं बताना चाहूंगा. मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोथेरेपी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड से करी है. ओके. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इट इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहाँ पे ना सिर्फ केयर करी जाती है अपने स्टूडेंट्स की, उनको एक्सपर्टाइज बनाया जाता है. जैसे बच्चे को, छोटे से बच्चे को निखारते हैं, उसी तरीके से वहाँ के टीचर केयर करते हैं विद देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज. So that's great sir. थैंक्स करना चाहूंगा. पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने IMR इंस्टीट्यूट ऑफ गाजियाबाद से करी है. वहाँ पे अपने HOD को थैंक्स करना चाहूंगा, जहाँ पे मुझे इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिला. मैं कॉमनवेल्थ में ऑफिशियल फिजियो था, और मैंने वहाँ पे रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी ऑफिशियल फिजियो रहा, और उन्होंने इतना अच्छा एक्सपोजर दिया. So that's great sir. तो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि उनको मास्टर्स कहाँ से, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, कहाँ से करनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशंस के लिए कौन से कॉलेजेस हैं? ग्रेजुएशन के लिए आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम बैचलर्स कर सकते हैं. ओके. और मास्टर्स के लिए हमारे पास आज की डेट पे बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, जैसे हम ऑर्थोपेडिक्स स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, न्यूरो में कर सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स में कर सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी में कर सकते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स जहाँ पे फिजियोथेरेपी अपना परचम लहरा रही है. So that's great sir. That's definitely sir great. So फिजियोथेरेपी तो आजकल काफी तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि हमने देखा है फॉरेन कंट्रीज में तो फिजियोथेरेपी काफी आगे है. इंडिया में अभी वो ग्रो नहीं स्टार्ट हुई है और काफी आगे बढ़ती जा रही है. सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर. फेलो स्टूडेंट सर बहुत चाहते हैं, हर इंसान से, हर थेरेपिस्ट से पूछते हैं सर आफ्टर ग्रेजुएशन सर आपने कैसे, हाउ यू मेक योर वे अप इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी, आपने कैसे प्रोग्रेस किया था, आपने कहाँ कैसे, आप प्राइवेट पेशेंट्स देखते थे, या फिर कैसे आपने प्रोग्रेस किया आज आप यहाँ पे? जी, मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट करी तो माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था. बहुत सारे फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स थे जो लो स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे थे. बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारे ऊपर कि हमको ये करना है, वो करना है. बहुत सारे लोग बाहर चले जाते थे हमारे इंडिया से. बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि इंडिया में रहकर ही अपना बेस्ट करो, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें बेस्ट करो.
फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी को जस्ट एक मशीन वाला, मालिश वाला उस तरह से बोलते थे। तो हमने एक अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स तय करे, कुछ एक प्रोटोकॉल्स तय करे, अपने आप को अपग्रेड किया। पहले ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी से उठ के हम लोग जिस फील्ड में हम हैं उसके अंदर हमको एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, तो हमने अपने आप को एक्सपर्टाइज किया और उसके बाद स्पेशलिटी जैसे मैनुअल थेरेपी, स्पाइनल मैनिपुलेशंस, उस तरह की कोर्सेज करके अपने आप को अपग्रेड करके एक प्रोटोकॉल्स तय करें जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट दे पाए। सर लेकिन आपने कौन से ईयर में अपनी ग्रेजुएशन करी थी सर? मैंने 2008 में पास आउट किया था। ओके सर। तो सर 2008 के बाद सर आपने आगे प्रोग्रेस कैसे किया था कि आपने क्या क्या किया था? बेसिकली आपने प्राइवेट पेशेंट्स देखे थे, फिर उसका क्लिनिक सीधा स्टार्ट किया था और पहले जॉब की थी? जी, मैं बताना चाहूंगा, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करी थी और साथ में प्राइवेट पेशेंट्स देखने शुरू करे थे। बट प्राइवेट पेशेंट्स से कम हट के मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे पेशेंट केयरिंग, हमारा जो मेन मोटो होता है, हम पेशेंट के लिए काम करते हैं, तो पेशेंट केयरिंग मेरा एक मेन मोटो था। जो हम पेशेंट्स की केयर करेंगे तो पेशेंट से हम उसकी प्रॉब्लम सुन भी लें, अगर उसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी ले लें अच्छे से, तो हमारी आधे से ज्यादा सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। तो हमने उस चीज को फोकस करते हुए, की स्टोन को मानते हुए अपना प्रोग्रेस करी। और मैंने अपनी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ही करी 2009 के अंदर। ओके सर। तो सर एक थोड़ा कॉमेडिक क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें थोड़ा प्रोफेशनल पॉडकास्ट है, लेकिन सर मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आप अपने बारे में टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस इन कॉलेज लाइफ। इसे सोच के सर आपको आज भी हंसी आती हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके कॉलेज लाइफ में? चलो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। तब हम 4th ईयर में हुआ करते थे। एक पेशेंट आती थी, एक अराउंड 40 to 50 इयर्स की फीमेल पेशेंट, मुस्लिम पेशेंट थी वो। तो उसको बैक पेन था, बहुत ही एक्यूट बैक पेन था। तो उसको एक एक्सरसाइज होती है हील से प्रेस करना, हील प्रेसिंग बोलते हैं। तो हम उसको बोलते थे कि हील से प्रेस करो, तो वो फोर्स नहीं लगाती थी। बट हमको पढ़ाया गया था कि अगर बैक में पेन हो तो उससे लोअर लिम्ब की वीकनेस अगर आ जाए तो इमीडिएटली एक हमको सर्जिकल ओपिनियन लेना चाहिए। 2-3 दिन हो गए, वो हील से फोर्स नहीं लगा रही थी। मैंने अपने सीनियर को जाके बोला कि सर बैक पेन तो ठीक हो रहा है बट वो हील से फोर्स नहीं लगा रही है। तो हमारे सीनियर टीचर थे, काफी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ। पहले तो बहुत घबराहट भी हो रही थी कि जाए ना जाए, क्या करें। तो फिर जब हम उनके पास गए तो उन्होंने अपना हील के नीचे हाथ रखा, तो उन्होंने फट से दबा दिया। सर ने मेरी तरफ देखा, मैंने सर की तरफ देखा, मैंने पेशेंट की तरफ देखा। मैंने कहा मैम आप अभी 2 दिन से क्यों नहीं दबा रहे थे? कहती बेटा आपको दर्द होता ना, इसलिए नहीं दबा रही थी। तो मैं अब अपने ट्रेनिंग फिजियोस को जो मेरे अंडर काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो वर डूइंग वर्क इन माय क्लिनिक एंड होम फिजियोथेरेपी फॉर मी, तो उनको डेफिनेटली एक एडवाइस देता हूँ कि हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ इस तरह के फीडबैक्स दे दिया करो उनको पहले, ताकि वो झिझके ना फोर्स लगाने से। ये तो आपका रोज का काम है। सर ऐसे सुन के तो सर मैंने भी बहुत सारे थेरेपिस्ट के साथ अगर बात मीटिंग हुई है और बात करिए, सब ये बोलते हैं। इवन कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हम कॉलेज लाइफ में हमने पेशेंट्स को देखा था, तो पेशेंट से हम बोलते थे हाथ उठाओ ये वाली ये टेस्ट करने के लिए, वो उठा नहीं पाते थे। जैसे टीचर को बुला के लेके आते थे तो उनके हाथ सीधा ऊपर चले जाते थे। तो दैट्स ग्रेट सर। तो सर अब हम आते हैं हमारे पॉडकास्ट के मेन टॉपिक पर, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को प्यारी रहती है, बहुत सारे पेशेंट इससे परेशान रहते हैं, वो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। तो जैसा कि हमने आपको बताया सर्वाइकोजेनिक हेडेक, तो हम इस बारे में बात करना चाहेंगे। तो सर आप बता सकते हैं बेसिकली सर व्हाट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक, होता क्या है सर? ये हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीजन इज सर्वाइकल स्पाइन, जो हम मिस कर जाते हैं। कोई भी हेडेक जिसका कारण सर्वाइकल स्पाइन के अंदर हो तो उसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कह सकते हैं। उसका रीजन मे बी द मसल्स, मे बी द सॉफ्ट टिश्यूज, मे बी द नर्व्स। उसकी वजह से हमारा पेन अगर हेड पे रेडिएट करता है, आंखों के ऊपर आता है, तो उसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। हर किसी शख्स को जीवन काल में एक ना एक बार हेडेक का सामना करना ही पड़ता है। So it's very much prevalent in India. तो मतलब बेसिकली सर ये हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा पाया जाता है, इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा होता है। जी, आजकल जो डेटलेस हो गया है, मोबाइल हम यूज करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी प्रेवलेंस यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, छोटे छोटे बच्चों में बढ़ती जा रही है। डेफिनेटली सर, जब से सर ऑनलाइन का जमाना स्टार्ट हुआ है, लेट्स से कह सकते हैं जब से जियो आया है, बच्चों के हाथ में फोन लगा रहता है और वो करते रहते हैं, उनकी वजह से उनकी नेक में प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं लगता। ये बहुत बड़ा कारण है सर। बेसिकली हाउ इट फील, जैसे पेशेंट है सर, तो उसको अगर सर्वाइकोजेनिक हेडेक है सर, हाउ इट फील्स लाइक? पेशेंट को सर के ऊपर आगे के हिस्से में, आंखों के ऊपर एक भारीपन सा फील होगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डल सा पेन होता है, जो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता, बट वो कांस्टेंट पेन रहता है। किसी को आंखों के आगे ब्लरिंग हो जाती है, मतलब
क्लियर नहीं दिखता, उसकी वजह से लोग बहुत सारी स्पेशलिटीज पे जाते हैं, जैसे आंख चेक कराते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बट मेजर रीजन कई बार सर्वाइकल स्पाइन भी होता है। ओके सर, ये जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है कितने लंबे टाइम तक, हाउ लॉन्ग इट लास्ट सर? पेशेंट अगर है उसे प्रॉब्लम है तो वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो इसे सफर करता रहेगा? अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए समय पर तो ये कुछ महीनों से कुछ साल तक भी रह सकता है, बट अगर एडिक्वेट ट्रीटमेंट लिया जाता है तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये पूरा ठीक हो जाता है। रीजन भी कि कुछ लोगों को डायग्नोज ही नहीं होता है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक का रीजन सर्वाइकल स्पाइन है, वो माइग्रेन की दवाइयां ले रहे होते हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज को दिखा रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं, बट उनको सर्वाइकल स्पाइन के बारे में डायग्नोसिस ही नहीं होता कि ये इसका कारण हो सकता है। सर ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक का रूट कॉज क्या होता है सर? सर क्यों होता है पेशेंट्स को, रूट कॉज क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लेट इट बी अ बिट टेक्निकल। हमारे ब्रेन से फिफ्थ रेडियल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसके नर्व रूट्स हमारे सर्वाइकल स्पाइन के अपर नर्व रूट से मिलते हैं। जब कन्वर्ज हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन को फील नहीं होता कि वो पेन जो सर्वाइकल स्पाइन से आ रहा है या हेड से आ रहा है। तो उस केस में जब सर्वाइकल स्पाइन से जब पेन निकल रहा होता है, कॉज उसका सर्वाइकल स्पाइन होता है, तो ब्रेन को परसीव होता है कि वो हेड से आ रहा है, तो उसकी वजह से वो रेफर्ड पेन भी बोल सकते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जब हमारी मसल सर्वाइकल स्पाइन की मसल स्टिफ हो जाती है तो उसकी वजह से भी पेन हेड में रिलेट कर सकता है। तो मेजर रीजन हमारा इस केस के अंदर पोस्चरल इश्यूज भी कहा जा सकता है। ओके, सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि C1 और C2 जो स्पाइंस यहाँ पे जो होती हैं, वो जो वर्टिब्रा होती है C1 C2, उनकी माल अलाइनमेंट की वजह से भी सर ये हो सकता है? जी बिल्कुल, ये हमारी अपर सर्वाइकल है C1 C2। अगर यहाँ पे इनके फेसेट जॉइंट्स, ये वाले जॉइंट्स अगर मसल स्टिफनेस की वजह से या किसी भी कारण की वजह से माल अलाइंड है तो इसका पेन ऊपर हेड पे जाके रेडिएट कर सकता है। उसकी वजह से ये एक मेजर रीजन है कि सर्वाइकोजेनिक हमको फील होता है। सर पेशेंट्स को यही पता नहीं लगता है कि उनके जो सर में दर्द हो रहा है वो नेक से आ रहा है, तो सर उनको कैसे पता लगे कि बेसिकली वो कैसे पता लगा सकते हैं कि जो रेफर्ड पेन है वो नेक की वजह से, जो कि सर में दर्द हो रहा है, सर हेडेक हो रहा है, इट इज रेफरिंग फ्रॉम द नेक? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो नेक वाला पेन है हेड में रिलेट कर रहा है, उसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो हम पता कर पाए कि हमारा नेक का पेन हेड पे जा रहा है। फर्स्ट, हमको एक डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमारे पास, MRI, एक्सरे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज को रूल आउट कर सकते हैं कि वो चीज नहीं है। फर्स्ट। सेकंड, जब हमारा नेक पेन हुआ उसके साथ ही अगर हेडेक भी हो रहा है, तो हम उसको मिमिक कर सकते हैं कि हाँ दैट मे बी द रीजन। थर्ड, प्रोवोकेटिंग साइन, जब भी हम नेक की रोटेशंस करते हैं, रोटेशन टेस्ट, सर्वाइकल रोटेशन टेस्ट बोलते हैं इसको हम, जब भी नेक की रोटेशंस करते हैं तो एक्सट्रीम रेंज पे जाके, जब बिल्कुल गर्दन घूमती है एक्सट्रीम पे जाके, तो वहां पे आपको पेन हेड में बढ़ जाता है, प्रोवोकेट कर जाता है, एग्रीवेट कर जाता है। तो ये एक बहुत मेजर टेस्ट है। मोर ओवर, हमको हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है। हम पेशेंट से हिस्ट्री नहीं लेते हैं, हिस्ट्री से हम पेशेंट्स के रूट कॉज का पता लगा सकते हैं कि उसका पॉस्चर क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसको कब से है पेन, ग्रेजुअल ऑनसेट है या फिर कुछ ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से भी हम 50% ऑफ द केसेस में रूल आउट कर सकते हैं कि वो सर्वाइकोजेनिक कॉज है, उसका गर्दन की वजह से दर्द आ रहा है या फिर कुछ और कारण है। ओके सर, जो पेशेंट्स लेट से घर पे हैं, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मैं घर पर हूँ उस समय, तो मुझे घर बैठे बैठे मुझे टेस्ट करने नहीं आते हैं या फिर कुछ भी मुझे पता भी नहीं है, मेरे पास MRI कराने नहीं जा रहा, मैं कोई इमेजिंग टेक्निक कराने नहीं जा रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, तो मैं घर बैठे बैठे कुछ कुछ चीज रूट कर सकता हूँ जिससे मुझे पता लगे कि ये चीज नेक की वजह से ही मेरे सर में दर्द है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है सर में दर्द ऐसे रैंडमली हो रहा है, बट दे डोंट नो इट इज रेफरिंग फ्रॉम द नेक पेन। जी बिल्कुल, एक बेसिक टेस्ट है जहाँ पे हेड खत्म होता है और नेक स्टार्ट होती है। हमको वो एरिया पैल्पेट करके देखना चाहिए कि अगर वहां पे आपको टेंडरनेस है, हेड और गर्दन को जोड़ने की मांसपेशी है, अगर वो स्ट्रेन्ड है तो डेफिनेटली आपका रीजन सर्वाइकल स्पाइन या नेक है हेडेक का। ओके सर, बहुत सारे पेशेंट्स को ये इशू रहता है कि उनके जो हेडेक है, सर इज इट अ माइग्रेन और फ्रॉम द सर्वाइकोजेनिक हेडेक? तो सर वो पेशेंट कैसे रूल आउट करे कि इट इज अ माइग्रेन और सर्वाइकोजेनिक हेडेक? जी, ये क्वेरीज बहुत सारे पेशेंट्स को होती है। माइग्रेन की दवाई कई सालों से ले रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये माइग्रेन है या सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। माइग्रेन में एक खास बात होती है कि जब भी माइग्रेन स्टार्ट होता है तो कुछ घंटों पहले पेशेंट को पता लग जाता है, एक ऑरा डेवलप हो जाता है कि हाँ अब उसको हेडेक होने वाला है, जो कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक में नहीं होता। माइग्रेन कुछ ना कुछ चीजों से ट्रिगर करता है,
जैसे लाइट, साउंड से एग्रेवेट कर जाता है। उसके कुछ ना कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जैसे कैफीन, अल्कोहल, उन सब चीजों से वो ट्रिगर कर जाता है। तो बेसिकली इन सब चीजों को अगर पेशेंट को पता होगा कि उसको अगर लाइट सेंसिटिविटी है तो उसको एग्रेवेट कर रहा है, रूल आउट कर देना चाहिए कि ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक तो नहीं है, ये बेसिकली माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। वी कैन नॉट बी श्योर बट हम रफली डायग्नोस कर सकते हैं कि कैन बी माइग्रेन। जी डेफिनेटली, माइग्रेन और सर्वाइकोजेनिक हेडेक के कुछ सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, बट माइग्रेन में एक थ्रॉबिंग काइंड ऑफ पेन होता है, क्योंकि उसका जो कारण होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, उसकी वजह से थ्रॉबिंग पल्सेटिंग काइंड ऑफ पेन होता है माइग्रेन के अंदर। बट सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर एक डल पेन, सीवियर, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता, बट हाँ मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का पेन होता है पेशेंट को जो फील होता है। बट माइग्रेन का जो पेन होता है बहुत ज्यादा थ्रॉबिक काइंड ऑफ होता है, और सेकेंडली वो 24 से 48 घंटे में खुद सेटल डाउन हो जाता है अगर उसकी मेडिकेशन दी जाए। ओके, सो सर जो सर्वाइकल पेन है, जो ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक की वजह से होता है, इज इट कांस्टेंट? अगर आप कह रहे हैं डल है तो आई थिंक इट शुड बी कांस्टेंट पेन होता है, या फिर थ्रॉबिंग की तरह, माइग्रेन की तरह हो सकता है? थ्रॉबिंग पेन सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर नहीं होता जनरली, बट हाँ कांस्टेंट पेन, डल पेन रह सकता है वो, और वो एग्रेवेट करता है आपके पोस्चर्स से। जब आप गर्दन झुका के ज्यादा देर काम करते हैं, सस्टेन रॉन्ग पोस्चर, जैसे हम इस तरह से पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में से बच्चे मोबाइल या टीवी देखते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, यंगस्टर्स आजकल एमएनसी एम्प्लॉयज, अगर हम इस तरह से बैठते हैं तो वो पेन एग्रेवेट करता है। ओके, सो पेशेंट सर्वाइकोजेनिक हेडेक से पीड़ित हैं, उनसे गुजर रहे हैं, सो उनको सोने में बहुत दिक्कत आती है, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप विद सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सो सर, व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर टू स्लीप इन दैट सिचुएशन? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जनरली सोने के समय एक बिल्कुल रिलैक्स रूम चाहिए होता है। अगर पेन की सिवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो हमको एक रिलैक्स रूम में पतला पिलो लगा के, बहुत ज्यादा थिक पिलो हम यूज नहीं करना चाहिए हमको। अगर हम थिक पिलो यूज करते हैं तो हमारे नेक का पॉस्चर खराब हो जाएगा, सर्वाइकल स्पाइन का पॉस्चर खराब हो जाएगा, गर्दन ऊपर उठ जाएगी हमारी, उसकी वजह से वो पेन फर्दर एग्रीवेट कर जाएगा। तो आपकी नेक के कंटूर्स के हिसाब से अगर हम पिलो यूज करते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। करवट लेते वक्त एक वेल शेप का पिलो होता है, ताकि हमारी गर्दन का पोजीशन टेढ़ी ना रहे, वो वेल सपोर्टेड रहे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, वो काफी ज्यादा चर्चित में रहता है, ऑनलाइन बहुत लोग सर्च करते हैं इस क्वेश्चन को। सो व्हाई कैन पिलो, जो हम सोते टाइम पिलो यूज करते हैं, कैन पिलो कॉज सर्वाइकोजेनिक हेडेक? बेसिक कारण सर्वाइकोजेनिक हेडेक का पिलो नहीं हो सकता, बट अगर हम सही पिलो यूज करते हैं, बहुत ज्यादा थिक पिलो या बहुत ज्यादा फर्म हार्ड पिलो यूज नहीं करेंगे, तो उससे हमारा पेन काफी हद तक कम हो जाएगा, बट वो बेसिक कारण कभी भी नहीं होता है। ओके, सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक अफेक्ट आईज? अगर आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है तो आपको ब्लड विजन हो सकती है, आंखों में धुंधलापन, इमेज क्लियर ना बनना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक जज साहब आए, उनको ब्लड विजन था, तो उन्होंने सब आई स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, क्योंकि वो जज साहब थे तो उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा दिया, सबने उनका आई टेस्ट कर दिया, बहुत सारे टेस्ट कर डाले, ब्रेन का टेस्ट कर डाला, बट उनको कुछ राहत नहीं मिली। उनका नंबर भी चेंज कर दिया, कई बार चेक भी किया, फिर थोड़ा सा डिफरेंट था, वो चेंज भी कर दिया, बट उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। तो वो बाई चांस मेरे पास ऐसे बैठे हुए थे, तो उनका पॉस्चर बहुत ज्यादा खराब था, वो ऐसे बैठे हुए थे स्लाउची, ऐसे ही बात कर रहे थे, कहते हैं यार ये चीज ठीक नहीं हो रही है। मैं कहा जैसा आप आओ एक बार क्लिनिक पे बैठ के बात करते हैं। तो वो आए तो उनको असेस किया गया, तो उनको यहाँ पे सब ऑक्सीपिटल मसल, जहाँ पे हमारा हेड और नेक की मसल्स ज्वाइन करती है, उन मसल्स में बहुत ज्यादा टेंडरनेस थी। उनको मात्र एक सेशन के अंदर हमने मैनुअल थेरेपी करी, उनकी सब ऑक्सीपिटल मसल्स रिलीज करी, उनको पॉस्चर एजुकेशन दी गई कि आपको बैठने का तरीका समझाएगा कि आपको किस तरीके से बैठना है, सीधा होकर बैठना है, क्योंकि उन लोगों का बेसिकली सिटिंग जॉब होता है, व्हाइट कॉलर जॉब है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि हमारा ये भी एक कारण हो सकता है। उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। सर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी करते हुए देखा है कि डॉक्टर ने सलाह, उन्हें होती कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं और वो हजारों के टेस्ट करवाते रहते हैं। आखिर में पता लगता है, जैसे आपने सिचुएशन बताई, आखिर में पता लगता है कि उनको सिर्फ मसल टाइटनेस। तो ये बहुत सारे पेशेंट के साथ देखा जाता है कि उन्हें पता ही लगता है। अगर डॉक्टर अच्छा हो, अगर थेरेपिस्ट अच्छा हो, तो अगर वो सही से डायग्नोज कर ले तो ये प्रॉब्लम पेशेंट्स को हो ही ना। सर वन क्वेश्चन मोर, हु आर मोर प्रोन टू सर्वाइकोजेनिक हेडेक? बेसिकली एज पर रिसर्चेस, फीमेल्स को ज्यादा हेडेक होता है एज कंपेयर टू मेल्स। सेकंड, आज की डेट के अंदर जिस तरह से हमारी डिजिटलाइजेशन हो रही है, मॉडर्न एरा जिसको हम कहते हैं, या टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस कर रही है, तो यंगस्टर्स के अंदर 25
to 45 years of age में सर्वाइकोजेनिक हेडेक बहुत कॉमन है। ओके सर, जैसे कि आपने अभी हम बहुत बार बताया कि स्लाउची पोस्चर हो गया था जज साहब का, और बहुत सारे इश्यूज पोस्चर की वजह से होते हैं, तो सर आप कहना चाहते हैं कि पोस्चर की वजह से सर्वाइकोजेनिक होता है और काफी मेन रीजन है सर्वाइकोजेनिक का पोस्चर? जी बिल्कुल, पोस्चर बेसिकली हमारे सर्वाइकल स्पाइन की या पूरे स्पाइन की अलाइनमेंट डिटरमाइन करता है, पूरी बॉडी की अलाइनमेंट डिटरमाइन करता है। जब हम स्लाउची बैठते हैं तो हमारे हेड की पोजीशन आगे चली जाती है, इस तरह से हम बैठते हैं। जब भी हम अपने पोस्चर को करेक्ट कर लेंगे, सिटिंग पोस्चर की बात की जाए तो जब भी हम अपने पोस्चर को करेक्ट करेंगे, जो आइडियल पोस्चर होना चाहिए, तो अपना हमारा हेड अपने आप ही हमारी बॉडी के अलाइनमेंट में आ गया। उसकी वजह से हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन की मसल्स हैं, शोल्डर की मसल्स जो हैं, वो अपने आप रिलैक्स हो जाती हैं। ओके, उसकी वजह से जो मसल्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन्ड पोजीशन में रहेगी तो वो पेन कॉज करेंगी। सेकेंडली, सर्दियों के अंदर सर्वाइकोजेनिक हेडेक बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। उसका रीजन, हम हैवी कोट्स पहनते हैं, उसके अंदर मोबाइल भी रख लेते हैं, अपने वॉलेट वगैरह भी रखते हैं, तो वो एक कांस्टेंट पुल हमको आगे की तरफ देता है। उससे हमारी पोस्चर हमेशा आगे की तरफ फॉल करेगी, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ फॉल करेगी। जो हम आपने अमूमन सुना होगा कि सर्दियों में हमारे नेक का पेन बढ़ जाता है, तो मेन रीजन इज दैट कि हमको कोट पहनते वक्त या कुछ भी हैवी जब गारमेंट्स पहनते हैं तो हमारा हेडेक बढ़ जाता है। रीजन बिग दिस। ओके सर, जिन पेशेंट्स को सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, सो हाउ कैन दे फिक्स देम? सो उनके लिए होम रेमेडी क्या हो सकती है जो वो घर बैठे बैठे सर्वाइकोजेनिक हेडेक को फिक्स कर सकते हैं? एंड आर देयर सम बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर दिस प्रॉब्लम? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, आप तो हमारी दुकान ही बंद करा के रखोगे। घर बैठ के हम कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे हमारा हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक कम हो सकता है। फर्स्ट, हमको जब भी हम बैठेंगे अपना पोस्चर चिन को टक इन करके बैठेंगे। 1 2 3, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अपने पेशेंट्स को रेगुलर बताता हूँ। सेकंड, 2 टेनिस बॉल लेंगे, उसको फिक्स करके एक सॉक्स के अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर अपना हेड रख देंगे। जब हम उसके ऊपर हेड रखेंगे तो हमारी मायोफेशियल मसल्स, जो हमारी फेशिया होती है, मसल्स के अराउंड की कवरिंग जो होती है, जब वो रिलैक्स होंगी, अपर सर्वाइकल की, जो यहाँ पे हेड खत्म होता है और नेक स्टार्ट होती है, जब वो रिलैक्स होंगी तो हमको बेटर फील करेगा। और अगर कुछ भी ना मिले तो दोनों अंगूठे लेके अपने हेड के पीछे रखेंगे और उससे अच्छे से 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे। यू विल डेफिनेटली गेट अ रिलीफ। घर के अंदर हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी रेगुलर पेशेंट्स को बताते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब हमको पेन हो जाता है तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बट अगर हम रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो हमको ये पेन होगा ही नहीं। तो मैं कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सर्वाइकल स्पाइन की बताना चाहूंगा। बस अपने राइट हैंड से अपने हेड को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड इट, और लेफ्ट हैंड से चेयर को सपोर्ट कर लेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए। होल्ड इट, 1 2 3, रिलैक्स। ओके सर। एक बड़े ही हमारे सीनियर ने कहा है, दुख में कसरत सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में कसरत करे तो दुख काहे को होए। अगर हमको पेन, जब हमको जिस फेज में हमको पेन नहीं होता, अगर तब हमने एक्सरसाइज कर ली तो हमको वो पेन आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही, तो कहते हैं सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली सर, आपकी जैसे कि मैंने बहुत सारे थेरेपिस्ट के साथ मिला हूं, मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो मैंने जाना है कि एक टेक्निक होती है एसटीएम, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, आई थिंक। तो सर ये एसटीएम भी काफी हेल्प करती है सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर? जी, ये बिल्कुल इफेक्टिव होती है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन या सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन हमारे सर्वाइकल स्पाइन के मसल्स को, हमारे फेशिया को, बेसिकली होता क्या है कि सब कुछ कनेक्टेड है। थोरेसिक, हमारा जो अपर बैक है, जो हमारी नेक की मसल्स है, जो हेड की मसल्स है, वो सब कनेक्टेड है फेशिया के द्वारा। जब हम उन मसल्स को, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू अगर हम उसको रिलीज करते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है, तो टेम्परेरीली हमारा पेन कम हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात की है कि वो दोबारा ना हो, रिकरेंस ना हो, तो डेफिनेटली हमको पॉस्चर, और जैसे कि मैंने कहा कि सुख में कसरत करनी चाहिए। मतलब जब हमको पेन ना हो तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज, मेक इट अ हैबिट कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि हम उसको, पेन को होने ही ना दें। आई थिंक सर, जितनी आपने नॉलेज शेयर करी है, काफी सारे पेशेंट्स और काफी सारे फेलो स्टूडेंट्स को इसमें काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन सर, हमारे पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। जो हमारे फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ग्रेजुएशंस कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, उनको आप अपनी सलाह देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और कुछ बढ़िया कर सके इस फील्ड के अंदर? मैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स को
फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। इसके अंदर सब कुछ है, नाम भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है। बट अगर आप खाली पैसों के लिए आ रहे हो, डोंट कम। बट अगर आप दया भाव से पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आ रहे हैं तो स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। मोर ओवर, एज पर डीसीपीटीओटी एक्ट हम इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हैं। हम अपनी जॉब तो क्रिएट करते ही हैं, साथ में अपने साथ 10 फिजियोथेरेपिस्ट को लेके भी जॉब क्रिएटर भी हैं। तो ये फील्ड बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। हम सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हैं, ड्रगलेस थेरेपी जो हम पेशेंट्स को दे रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं। कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कार्डियोपल्मोनरी, इट इज ऑल द डोमेन ऑफ द फिजियोथेरेपी। तो ये फील्ड बहुत ही अच्छी फील्ड है, नोबल प्रोफेशन है। सेटिस्फाइड आप फील करोगे बाय द एंड ऑफ डे। पैसा तो डेफिनेटली है ही है, कोई लिमिट नहीं है पैसों की भी इसके अंदर। अगर आप अच्छा काम करोगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा, बट साथ में दुआएं भी मिलेंगी जो एट द एंड ऑफ द लाइफ आप रियलाइज करोगे कि आपने कुछ गेन किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बोली। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू, माय प्लेजर। गाइस, मैंने हमारी आईडी और सर की आईडी मेंशन कर दिया। प्लीज गो एंड फॉलो दीज अकाउंट्स। सर, हम बिल्कुल चाहेंगे कि अगर हमें दोबारा एक मौका मिले आपके साथ पॉडकास्ट एक नए टॉपिक पे करने का, तो हम मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए पॉडकास्ट में रिहैबिटाइज के लिए।